नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 के संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी पेपर 2 के लिए ये पहला वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधोलिखितेषु कासाम भाषाणाम अध्ययनम समर्थयति, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा का अध्ययन करने के लिए समर्थन देती है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले हमारे देश में दो भाषा प्रणाली लागू थी, जिसमें एक आपको क्षेत्रीय भाषा या फिर आप कह लें मदर भाषा पढ़ाई जाती है, मदर टंग पढ़ाया जाता है, यानी कि आपकी मातृभाषा, और एक आंग्ल लैंग्वेज जिसे हम लोग अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी एज ए मदर टंग और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी आपकी एक तरीके से मदर टंग होगी उनमें से कोई एक पढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाबी मदर टंग पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले का नियम था। अब क्या नियम हो गया कि अब 3 लैंग्वेज प्रणाली लागू कर दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से। इसमें क्या होगा कि 2 लैंग्वेज वाला सिस्टम जो पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी आपकी मदर टंग और आप एक इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा तीसरी फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जाएगी। जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में जाएगा तो उसको कोई भी एक विदेशी भाषा, उसकी मनपसंद विदेशी भाषा उसको चुनने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इनमें से कोई भी और भी भाषाएं हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक तरीके से समर्थन दी गई हैं। उनमें से कोई भी एक भाषा अपने बच्चा अपनी मर्जी से चुन सकता है। तो अभी के शिक्षा प्रणाली के हिसाब से 2 है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रणाली के हिसाब से 3 लैंग्वेज है, जिसमें एक मदर टंग, एक इंग्लिश और तीसरा जो है वो फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसकी बात की गई है, मातृभाषा, गृह भाषा, श्रेणीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, वैदेशिकी भाषा, वैदेशिकी यानी विदेश की भाषा। तो यहां पर देखिए मदर टंग हो गया, इसके अलावा विदेश की भाषा हो गया, और यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा की बात की जाए तो जो रीजनल लैंग्वेजेज होते हैं जो उभर रहे हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है, या फिर बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी भाषा चुन सकता है। यानी कि जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो तो रहेगा ही रहेगा। अपनी मर्जी से अगर बच्चा क्षेत्रीय भाषा भी सीखना चाहता है तो वो भी उसके लिए समर्थन देती है। साथ ही साथ विदेश की भाषा तो कंपलसरी है ही सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 वर्षीय एक बालः यानी 8 वर्षीय एक बालिका स्व माता पित्राभ्याम अपने माता पिता के साथ बिहार राज्याद आगात्य मुंबई नगर्या प्रतिवसति, यानी कि एक बच्ची है 8 साल की जो कि अपने माता पिता के साथ बिहार राज्य से मुंबई राज्य में शिफ्ट हुई है। ठीक है, आगे पढ़िए। सह विद्यालय हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा शिक्षते सह स्वप्राप्ति वेशकेभ्यः विद्यालय स्थ मित्रेभ्यः च मराठी भाषां च सुष्ठु प्रकारं शिक्षते। मराठी भाषा शिक्षणम कस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वह विद्यालय में औपचारिक तरीके से हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा को पढ़ती है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से वह अपने दोस्तों के संपर्क में आने की वजह से, विद्यालय के दोस्तों के संपर्क में आने की वजह से या फिर अपने पड़ोसियों के संपर्क में आने से मराठी भाषा बोलना सीख जाती है। तो ये मराठी भाषा का शिक्षण क्या कहा जाएगा। तो देखिए, विद्यालय में जो बच्ची भाषा सीख रही है वो कौन सी भाषा है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो ये जो भाषा औपचारिक तरीके से सीखी जा रही है ये भाषा का अधिगम बोला जाएगा। और अगर बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में अंतःक्रिया करके या फिर लोगों का अनुकरण करते हुए बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत किसी भाषा को सीखता है अनौपचारिक तरीके से, तो उसे हम लोग भाषा का अधिग्रहण कहते हैं, यानी कि एक तरीके से भाषा का अर्जन कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो देखिए, मराठी भाषा जो बोला बच्ची सीख रही है वो कैसे सीख रही है, अपने विद्यालय के दोस्तों के संपर्क में आने से और अपने पड़ोसियों के संपर्क में आने से। तो उसके विद्यालय के दोस्त या फिर पड़ोसी उसको व्याकरण का नियम थोड़ी बताए होंगे, औपचारिक तरीके से थोड़ी सिखाए होंगे, अनौपचारिक तरीके से बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वो मराठी बोलना सीखी है। तो इसे हम लोग भाषा अधिग्रहणम कहेंगे, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन क्रमे एकः छात्रः कानिचिद अनुबोधानानि, यानी जिसे प्रॉम्प्ट्स कहते हैं,
गृह्यति यतः अर्धबोधन शुक्रम भवति एतत् किम कथ्यते। यानी कि एक बच्चे को प्रॉम्प्ट मीन्स एक हिंट टाइप का, बच्चों के समझने के लिए हिंट टाइप का कुछ दिया गया है, तो अर्थ निर्माण के संदर्भ में ये क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूं स्कूल, मैंने बच्चों से बोला स्कूल, और बच्चों से मैंने कहा कि इस शब्द से मिलता जुलता या फिर इससे कोरिलेट करता हुआ या फिर इससे जुड़ा हुआ अन्य शब्द आप क्या जानते हैं, तो बच्चे कहेंगे स्कूल में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं पढ़ने। तो एक शब्द हमें मिला बॉय और दूसरा शब्द मिला हमें गर्ल, ठीक है। उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, कोई बच्चा टीचर नाम ले रहा होगा तो टीचर एक नया शब्द मिला। उसके बाद से देखिए स्कूल में बच्चे कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड होता है। इसके बाद से कोई बोल सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर हम लोग चौक से लिखते हैं। इसके बाद से कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है स्कूल में, तो स्मार्ट बोर्ड एक नया वर्ड मिल गया। इसके बाद से कोई कह सकता है कि स्मार्ट बोर्ड इंटरनेट से कनेक्टिविटी जरूरी है, इंटरनेट से चलता है। उसके बाद से कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम लोग 3D फिगर देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं एक शब्द केवल लेकर के चला था स्कूल, और इससे जुड़ा हुआ अनेक शब्द बच्चों ने बता दिया। अब मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे स्कूल से जुड़ा हुआ नया नया शब्द बता रहे हैं, तो ये बच्चे को नए शब्द सीखने के संदर्भ में, उसका अर्थ ग्रहण करने के संदर्भ में हेल्प करेगा। और इसे ही हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक क्यूज। सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया कि एक शब्द से जुड़े हुए अनेक शब्द बनाना। जैसे कि एक शब्द लेकर के मैं केवल चला था और इस स्कूल से जुड़े हुए अन्य शब्द, देखिए ये जरूरी नहीं है कि 50 बच्चों को इन सभी शब्दों के बारे में पता हो सकता है कि कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसने पहली बार इस स्मार्ट बोर्ड का नाम सुना हो, तो कम से कम एक नए शब्द के बारे में वो जाना तो सही। इसी प्रकार से जो 50 बच्चे हैं, जब अलग अलग नए नए शब्द बोलेंगे तो प्रत्येक बच्चे को कुछ नए शब्द सीखने का मौका मिलेगा, और इसे ही सिमेंटिक क्यूज बोला जाता है, ठीक है। दिए गए विकल्प में देखिए अर्थ संकेतानि, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था श्रवणस्य कास्यचिद प्रक्रिया मुख्य भाव ग्रहणम पूर्वानुमानम करणम तथ्य निगमनम सारांश पदनम च समाविष्टः। यानी कि ये कहा जा रहा है कि श्रवण के संदर्भ में जो मुख्य भाव ग्रहण करना यानी मेन थीम रिसीव करना, उस पर अनुमान लगाना और निगमन करना, साथ ही साथ उसका एक पूरा सारांश, ये सब कुछ क्या समाहित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेन थीम की बात की गई है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे एक वर्ड लिखता हूँ मोटिवेशन अगर मैंने लिखा तो आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। मोटिवेशन के ये 2 प्रकार हो गए। अब इंटरनल के अंतर्गत कौन कौन से मोटिवेशन आ सकते हैं और एक्सटर्नल के अंतर्गत कौन कौन से मोटिवेशन आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए मेन थीम की अगर बात करें तो मेन थीम तो मोटिवेशन था, मेन थीम की यहां पर बात की गई थी, मुख्य भाव की बात की गई थी। तो मुख्य भाव तो यहां पर मोटिवेशन हो गया ना, और मुख्य भाव से सारांश की तरफ चलने की बात की जा रही थी, यानी कि उसके पार्ट्स की तरफ चलने की बात की जा रही थी। यानी कि देखिए मुख्य भाग, मुख्य थीम मोटिवेशन हो गया और उसके पार्ट्स क्या हो गए, उसके पार्ट हो गए इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी कि जब मेन थीम से हम लोग उसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं तो इसे ही टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है अधोगामी श्रवण प्रक्रिया यानी कि टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संज्ञा क्रिया। देखिए यहां पर 2 शब्द मिले हुए हैं, एक संज्ञा और दूसरा क्रिया, यानी कि नाउन और वर्ब की बात की गई है। विशेषणम यानी कि एडजेक्टिव, क्रिया विशेषणानि यानी कि एडवर्ब, च कथनम वर्गीकृतानि, यानी ये सभी जो हैं वो किस प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इन सभी शब्दों को कॉन्टेंट वर्ड बोला जाता है। कॉन्टेंट का मतलब कि जो कुछ भी आपके बुक में दिया गया है वो आपका कॉन्टेंट है, या फिर जो कुछ भी आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वो सभी शब्द जो हैं वो कंटेंट बोले जाएंगे। तो ये सभी जो शब्द मैंने आपको बताया, जो प्रश्न में पूछा गया, संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तो ये सभी कंटेंट वर्ड बोले जाते हैं। क्योंकि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें वर्ब भी होगा, संज्ञा भी होगा, क्रिया भी होगा और विशेषण भी होगा और एडवर्ब भी होगा। तो ये सभी मिलकर के कंटेंट वर्ड का निर्माण करते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रूप विषयक ज्ञानम वर्णनम सीमित अभ्यासे तस्य प्रयोगः
किम कथ्यते, यानी कि देखिए स्ट्रक्चर के विषय में ज्ञान के संदर्भ में वर्णन के दौरान सीमित मात्रा में अभ्यास कराया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि सीमित मात्रा में बच्चों को बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, बच्चे को कक्षा में आकर के टीचर ने बस केवल उससे ऊपर ऊपर मोटा मोटी इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं, जिसे संस्कृत में घोषणात्मक ज्ञानम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए डिक्लेयर करने का मतलब, जैसे कि आप हायर क्लासेस में देखते होंगे कि जो लेक्चरर होते हैं वो आकर के कक्षा में बस लेक्चर दे करके चले जाते हैं, आप समझें या ना समझें उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर ही तो कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो उनको पढ़ाना था वो डिक्लेयर करके चले गए। अब आप उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं या नहीं, प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, आप सीख रहे हैं या नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसे यानी कि कम सीमित मात्रा में कंटेंट को बताना, देखिए सीमित मात्रा में कंटेंट को बताना, सीमित मात्रा में ज्ञान को प्रचारित करना, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रकृत भाषायाः संदर्भे पाठ सृजनम किम कथ्यते, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज के रिफरेंस में जो टेक्स्ट है, पाठ का सृजन है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे हम लोग प्रामाणिक पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक लिखी गई है एनसीईआरटी की या फिर किसी भी ऑथेंटिक पुस्तक की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो क्या है, वो प्रामाणिक हैं, यानी कि जिस भी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत तो वो सब कुछ ऑथेंटिक है, और यही हमसे पूछा गया था ये क्या है, तो ये प्रामाणिक पाठ बोला जाता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु भाषा आकलन विषय कः समीचीनः, यानी कि निम्नलिखित में से भाषा आकलन के संदर्भ में कौन सा उचित है, कौन सा एप्रोप्रिएट है, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से बात करेंगे। बोला जा रहा है कि विद्यार्थिनानाम उपलब्धि, यानी कि बच्चे की जो उपलब्धि या विद्यार्थी की जो उपलब्धि है वो कहा जा रहा है कि वो भाषा का आकलन उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बच्चा विज्ञान में 90 नंबर पाया है 100 में से, तो ये उसकी उपलब्धि बोली जाएगी कि बच्चा विज्ञान में 90 अंक पा रहा है 100 में। लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे ने 90 अंक उपलब्धि प्राप्त कर ली तो वो भाषा में भी अच्छा होगा, यानी कि बच्चे की जो उपलब्धि है उससे भाषा का आकलन का कोई भी लेना देना नहीं है, यानी ये एप्रोप्रिएट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थिनानाम व्याकरण ज्ञानस्य आकलनम, यानी कि बच्चे के व्याकरण के ज्ञान के माध्यम से भाषा का आकलन किया जा सकता है। तो व्याकरण क्या होता है, वो भाषा का एक पार्ट है, लेकिन कोई ऐसा भी तो अभ्यर्थी हो सकता है जो भाषा का व्याकरण पूरी तरीके से जान रहा है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन नेचुरल वे में वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते इंग्लिश में। तो यहां पर व्याकरण जानते हुए भी अगर दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग करना कोई अभ्यर्थी नहीं जान रहा है तो इसे भाषा का सही तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल व्याकरण जानना वो भाषा का एक पार्ट है, पूरा भाषा नहीं है। तो पूरा भाषा कैसे हम लोग आकलन कर सकते हैं, जब बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करेगा, किसी से वार्तालाप करेगा, तब हम उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितना दक्ष है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थिना किम जानन्ति इति अन्वेषणम, यानी कि विद्यार्थी क्या जानता है इसके खोज के बारे में कहा जा रहा है। तो ये भाषा का आकलन नहीं है। भाषा का आकलन मेन ये होता है कि बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में उस भाषा का प्रयोग करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थिनानाम भाषा दक्षतायाः, दक्षता मतलब कि यहाँ पर प्रोफिशिएंसी की बात की जा रही है कि पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में जो बच्चा है वो कितना दक्ष है। दक्ष कहने का मतलब कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का मेन उद्देश्य यही होता है कि पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। तो बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं, भाषा में दक्षता है या नहीं, इसके आकलन के माध्यम से भाषा का आकलन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कक्षायाम त्रुटिनाम विषय अधोलिखितेषु किम समीचीनम, यानी कि बच्चों के द्वारा भाषा की कक्षा में की जा रही त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, त्रुटियों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि त्रुटियः द्वितीय भाषायाम प्रथम भाषायाः
जो प्रथम भाषा है वो हस्तक्षेप करता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। जैसे कि देखिए मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसका यूज कर रहा हूँ, हिंदी के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी आपकी क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो हमेशा सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है, ना कि बाधा उत्पन्न करता है। तो ये देखिए, ये विकल्प उल्टा कह रहा था कि बाधा उत्पन्न करता है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रुटियः केवलम शिक्षकाय अवबोध्य स्थलम। देखिए केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। अगर आपको केवल दिख गया तो अब आगे आपको विचार करना ही नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, और वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये विकल्प ये कह रहा है कि जो त्रुटि है बच्चों की, वो केवल शिक्षक के लिए एक तरीके से फीडबैक देने का काम करेगी। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कल कक्षा में कुछ चैप्टर बच्चे को पढ़ाया गया और आज उस चैप्टर पर आधारित कोई टेस्ट टीचर के द्वारा लिया गया और टीचर में बच्चा जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बच्चे को खुद भी तो क्लियर हो रहा है ना, कि खुद भी तो फीडबैक मिल रहा है ना, कि कल मुझे लग रहा था कि मैं समझ गया था और आज मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मुझे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। ये बच्चा खुद अपने मन में सोच सकता है। यानी जो बच्चे गलती कर रहे हैं उससे बच्चे को भी फीडबैक मिलता है, केवल टीचर को नहीं मिलता है, बच्चे को भी मिलता है। इस वजह से ये विकल्प केवल टीचर की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रुटियः विद्यार्थिभ्यः भाषा प्रयोग काले च एवं संशोधनीय, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों के द्वारा अगर भाषा प्रयोग में कोई त्रुटि की गई तो उसे तुरंत संशोधित कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि त्रुटियों को संशोधित तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले एज ए टीचर आपको एनालिसिस करना होगा कि आखिर बच्चे ये गलती कर क्यों रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो, और अगर तुरंत आप बता देंगे कि ये आपने गलती की और उसको सही करके दे देंगे, तो बच्चा अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, भविष्य में वो गलती बार बार दोहराएगा। इसलिए एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप एनालिसिस करें कि कक्षा में कितने बच्चे इस प्रकार की गलती दोहरा रहे हैं। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे, जिसमें से 40 बच्चे अगर यही गलती दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज ए टीचर आपने सही विधि का प्रयोग नहीं किया, जिससे मेजॉरिटी कैंडिडेट को समझ में ही नहीं आया है। तो अगर आप केवल उसी दौरान तुरंत उसको संशोधित कर देंगे, तो बच्चा उस समय तो बोल देगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन भविष्य में अभी भी वो गलती करेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। तो तुरंत गलती को कभी भी नहीं सुधारना चाहिए, ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, त्रुटियः विद्यार्थिनानां शिक्षाणां कृते अवधेय स्थलम, यानी कि नॉलेज एरिया एंड प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। यानी कि देखिए विद्यार्थी नाम की भी बात की गई है और शिक्षा नाम की भी बात की गई है। यानी जो त्रुटि है बच्चों की, वो विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक दोनों के लिए फीडबैक का काम करता है। क्योंकि अगर बच्चे, इसके पहले वाले विकल्प में मैंने आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से बच्चे को फीडबैक मिलता है अपनी गलती के माध्यम से, और टीचर को भी ये फीडबैक मिल रहा है कि मान लीजिए कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने जो विधि अपनाई थी वो शिक्षण विधि सही नहीं है। यानी टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है और बच्चे को भी मिल रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षकः सामाजिक विज्ञान शिक्षक ऋण सह भारतस्य सांस्कृतिक विविधता इति विषयम अधिकृत्य एक समानुदेशनम कार्यम, जिसे असाइनमेंट बोलते हैं, प्रददाति। यानी कि ये बोला जा रहा है कि भाषा के एक शिक्षक सामाजिक विषय के शिक्षक के साथ मिलकर के एक टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संस्कृति की विविधता, इस विषय के संदर्भ में एक असाइनमेंट बच्चों को देते हैं। आगे पढ़िए, विद्यार्थी भी अपेक्षतः यत प्रतिवेदन लेखनाय तदाधारितम चित्रम पोस्टर निर्मातुम तय, यानी कि बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है बच्चे इस टॉपिक पर आधारित एक पोस्टर का निर्माण करें। तो आगे पढ़िए, तय सामाजिक विज्ञान पुस्तकानि इतिहास भूगोल संस्कृति राजनीतिक शास्त्रे संबंधानि अन्यद पुस्तकानि लेखनानि च अनुशीलम करणीयम, यानी कि बच्चे जो हैं वो इस टॉपिक को समझने के लिए और इस पर आधारित पोस्टर बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संस्कृति और राजनीतिक शास्त्र से संबंधित अन्य पुस्तकों की हेल्प लेते हैं। आगे पढ़िए, भाषा शिक्षण से एतादृशी प्रक्रिया का कथ्यते, यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, बच्चे को भाषा का कक्षा लिया जा रहा था, बच्चे को भाषा के संदर्भ में असाइनमेंट दिया गया, लेकिन अन्य सभी सब्जेक्ट्स देखिए सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति शास्त्र से जोड़ करके उस असाइनमेंट को दिया गया है। यानी कि एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए बच्चे को अपने पूरे पाठ्यक्रम से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट्स जो उसके सिलेबस में है, जो उसके करिकुलम में है, उन सबको मिलाकर के हम लोग पाठ्यक्रम बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट है जो कि भाषा से रिलेटेड है, लेकिन वो पूरे पाठ्यक्रम से गो थ्रू होकर के जा रहा है, पूरे पाठ्यक्रम से होकर के गुजर रहा है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की इसमें बात की गई है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम कहा जाएगा इसको। ठीक है, यानी कि आपाठचर्या भाषा, लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
दोस्तों सीटेट पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी के संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी स्तर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।